ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले क्या करते हैं, रीड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्लियर कट इसलिए बोला गया कि क्वेश्चन बनाओ। तो यहाँ पे वर्ड देखो क्या यूज किया है, टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट, मतलब ऐसे एक स्टेटमेंट बनाओ जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, टोटल कॉस्ट। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कौन से स्टेटमेंट में आपको मिलता है, तो कौन से स्टेटमेंट में मिलता है, कॉस्ट शीट में। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, कॉस्ट शीट बनाने को बोल रहा है। तो याद रखना जब भी एग्जाम में ऐसे कोई वर्ड आए या फिर वर्डिंग आए कि स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बनाओ, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट शीट बनाओ। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है। सेकंड बोला है टू स्टेट व्हाट परसेंटेज, ठीक है। बाद में बोला है द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, द मैनेजमेंट कॉस्ट, द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट परसेंटेज। व्हाट परसेंटेज मतलब क्या, टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज हम लोग ने क्या किया, फैक्ट्री रिलेटेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किया। सेकंड क्या बोला है, मैनेजमेंट कॉस्ट किया, और सेकंड क्या बोला है, सेलिंग कॉस्ट किया। मतलब टोटल कॉस्ट में से हम लोग ने प्रोडक्शन के लिए कितना कॉस्ट यूटिलाइज किया, मैनेजमेंट के लिए मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना यूटिलाइज किया, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना यूटिलाइज किया। ये परसेंटेज फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो याद रखना है क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। सेकंड क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, किसका परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, तो पहले बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का, बाद में क्या बोला है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का, और थर्ड क्या बोला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको इन डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन में। तो आगे बोला गया क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, रॉ मटेरियल। याद रखना जब भी क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल वर्ड दिया हो तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल। तो ये कौन सा ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का है। बाद में बोला गया है WIP मतलब वर्किंग प्रोग्रेस एट द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब क्या, एट द बिगिनिंग ऑफ एन ईयर, और जो बिगिनिंग ऑफ एन ईयर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, WIP का ओपनिंग स्टॉक दिया है। आगे बोला है परचेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। परचेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। आगे बोला गया है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मतलब क्या, आपका डायरेक्ट लेबर, और ये काम हो जाएगा आपके डायरेक्ट लेबर में। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब क्या, फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, और ये काम में जाने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। आगे बोला गया है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सेलिंग कॉस्ट, और ये काम में जाने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। आगे बोला गया है मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट मतलब क्या, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है बेसिकली कहाँ पे बैठती है, आपकी ऑफिस में, और ये पूरे बिजनेस को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करती है या फिर मैनेज करने का काम करती है। तो ये कहाँ पे जाने वाला है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। तो याद रखना जब भी मैनेजमेंट कॉस्ट है तो इसको ऑलवेज कहाँ पे लिखना है आपको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। नेक्स्ट है आपका सेल्स। तो ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन में लास्ट में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या बोला था, रॉ मटेरियल। तो ये कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्या लिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। तो ये क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है। नेक्स्ट ये है सेल ऑफ स्क्रैप। तो सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ पे आता है, आपके फैक्ट्री कॉस्ट में से क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। और लास्ट क्या है, कैरिज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। कैरिज ऑन डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, ये क्या है बेसिकली आपका कैरिज इनवर्ड, मतलब रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आपने जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे किए इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कैरिज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। तो क्वेश्चन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी हम लोग ने सब अच्छे से क्या किया, रीड किया, तो इसको क्या किया, अंडरस्टैंड किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन में एक एक करके क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। इसका पेज नंबर आपका क्या है, तो पेज नंबर है 341। ठीक है। तो कॉस्ट शीट हम लोग को सबसे पहले बनाना है। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं, कॉस्ट शीट एज ऑन डैश डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट शीट एज ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डैश डैश। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी ना ही आपको पर्टिकुलर मंथ का इन्फॉर्मेशन या फिर क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन या फिर ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैश डैश। ठीक है। बाद में फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में कौन से कॉलम होते हैं, तो सबसे पहले कौन सा कॉलम होता है आपका, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर मतलब क्या, आपने पूरे साल में कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग किया। सेकंड आता है आपका क्वांटिटी सोल्ड।
ठीक है। तो क्वांटिटी सोल्ड मतलब क्या, पूरे साल में कितने आपने क्वांटिटी मार्केट में बेचे, उसको बोलते हैं क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या फिर क्वांटिटी सोल्ड के रिगार्डिंग कुछ भी क्वांटिटी या फिर यूनिट्स दिया है क्या। तो क्वेश्चन में देखना कहाँ पे भी कितने क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग किए या फिर कितने क्वांटिटी मार्केट में बेचे, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे क्या जाएगा डैश डैश। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डैश डैश यूनिट्स, सेम यहाँ पे आ जाएगा डैश डैश यूनिट्स। ठीक है। तो अगर यूनिट्स दिया होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते, यूनिट्स नहीं दिया तो इसके लिए क्या आ जाएगा डैश डैश आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा आपका वर्किंग का, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका वर्किंग। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम होता है आपका टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है। और लास्ट कॉलम होता है इसके बाद में कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम कभी बनाते हैं हम लोग जब भी क्वेश्चन में क्या होगा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटी सोल्ड, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन या फिर दोनों में से एक भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो ये लोग क्या करते हैं कॉस्ट पर यूनिट कॉलम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। जो क्वेश्चन में अभी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम आने वाला नहीं है। तो इसी यहाँ पे 3 कॉलम आएंगे, कौन से तो पहला आ जाएगा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, बाद में आ जाएगा क्वांटिटी सोल्ड, नेक्स्ट आएगा वर्किंग और लास्ट आएगा आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या आता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में 3 टाइप ऑफ कॉस्ट होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट लेबर और थर्ड को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख के लेते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो आर है मतलब क्या आपका रॉ मटेरियल, बाद में उसमें ऐड होता है, ऐड क्या होता है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में वापस से उसमें ऐड होता है, क्या ऐड होता है कैरेज इनवर्ड, लास्ट माइनस होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन रॉ मटेरियल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड क्या था परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अभी चेक करते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है क्या। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में बोला गया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या आपका रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 61,700। तो यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक के सामने कितना आ जाएगा 61,700। ठीक है। नेक्स्ट है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कुछ परचेस है क्या, तो क्लियर कट दिया है थर्ड वाला, क्या बोला है परचेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। परचेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या आपका परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो कितना आपका पूरे साल में 2,86,500। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 2,86,500। ठीक है। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है ऐड क्या होता है कैरेज इनवर्ड। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कुछ कैरेज इनवर्ड है क्या, तो लास्ट में देखो दिया था कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या आपका रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए कैरेज कितना लगा पूरे साल में 5,950। यहाँ पे इसको भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,950। ठीक है। और लास्ट में क्या करना है माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ये क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट मटेरियल, जो कितना आपका अमाउंट है, तो अमाउंट है 75,400। ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 75,400। ठीक है। तो जितने भी फिगर यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी सब हम लोग ने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। अभी कैलकुलेशन में क्या करते हैं प्लस एंड माइनस करते हैं और कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम आ रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्लस एंड माइनस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऐड किसको करना है, तो ऐड करना है 61,700 प्लस 2,86,500 प्लस 5,950 प्लस माइनस 75,400। ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 2,78,750। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे 2,78,750।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पूरे साल में कंपनी ने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, कंज्यूम मतलब क्या, यूटिलाइज किया है, उसके फैक्ट्री में कितना यूटिलाइज किया है, 2,78,750 का रॉ मटेरियल यूज किया है। ठीक है। उसके बाद में रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद में नेक्स्ट क्या आता है आपका, तो नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट लेबर। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर। तो लेबर ही मतलब क्या आपका वेजेस, तो फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं उसको जो आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो या फिर लेबर चार्जेस पे कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं डायरेक्ट लेबर कुछ दिया है क्या, तो क्वेश्चन में देखो परचेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के नीचे क्या बोला गया था, डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस मतलब क्या होता है, डायरेक्ट लेबर। जो कितना आपका अमाउंट है पूरे साल में, तो अमाउंट है 3,47,000। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 3,57,000। ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कॉस्ट में 3 टाइप ऑफ कॉस्ट होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड होता है डायरेक्ट लेबर और थर्ड होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं रॉयल्टी, कॉपीराइट, समथिंग ऐसे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या जो प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो क्वेश्चन में देखना ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या, कंपनी ने कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अगर लिखा है तो याद से आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस सॉरी डैश लिखना है या फिर जीरो लिखना है। अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको स्किप कर रहा हूँ। कभी क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है इसका हम लोग क्या करने वाला है, एडिशन करने वाला है। तो एडिशन करते हैं कैसे के ऊपर, तो पहला आंसर क्या आया था, 2,78,750 प्लस 3,57,000। ठीक है। तो इसका एडिशन करने के बाद में टोटल कॉस्ट कितना मिल रहा है, तो 6,35,750। ठीक है। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो इसके सामने हम लोग लिखने वाले हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे मिला आपको, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर ये दोनों का एडिशन किया तभी जाके आपको क्या मिला, प्राइम कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट किया। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट के बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट कौन सा था आपका, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में कितने टाइप ऑफ कॉस्ट थे, 3 टाइप ऑफ कॉस्ट थे। एक को हम लोग क्या बोलते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड को क्या बोलते हैं, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या, पूरे साल में कंपनी ने फैक्ट्री में कितने कॉस्ट इनकर किए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं फैक्ट्री रिलेटेड कुछ कॉस्ट है क्या, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस के नीचे कॉस्ट दिया था फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब क्या, फैक्ट्री में जितने भी कॉस्ट इनकर किए कंपनी ने उसको हम लोग क्या बोलने वाला है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो पूरे साल में देखो कंपनी ने कितने कॉस्ट इनकर किए, तो 1,99,500। तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा आपका 1,99,500। ठीक है। तो फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट कहाँ पे आ गया आपके, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नेक्स्ट याद करो फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट में, इससे माइनस क्या होता था आपका, सेल ऑफ एंड स्क्रैप। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं सेल ऑफ एंड स्क्रैप अवेलेबल है क्या, तो यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन में सेल ऑफ एंड स्क्रैप अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए हम लोग ने उसको क्या किया था, स्किप किया था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें क्या है, सेल ऑफ एंड स्क्रैप अवेलेबल है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप ठीक है। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका सेल ऑफ एंड स्क्रैप। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं सेल ऑफ एंड स्क्रैप कितना अमाउंट है, 1,350 अमाउंट है। तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 1,350। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस सेल ऑफ एंड स्क्रैप है इसको क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। देखो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वहां पे क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड्स था लेकिन सेल ऑफ एंड स्क्रैप नहीं था, उसके लिए हमने क्या किया था, आउटर कॉलम में लिखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स से माइनस क्या करना पड़ेगा, सेल ऑफ एंड स्क्रैप। तो गलती से भी इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, तो कहाँ पे लिखना है, इनर कॉलम में। तो यहाँ पे मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 1,99,500 माइनस 1,350। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसको इनर में क्यों लिखा, क्योंकि वर्किंग कॉलम का एक पार्ट है, ये आपका टोटल कॉस्ट नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। अभी इसको कैल्सियम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है। तो कैल्सियम में माइनस कर देते हैं फटाफट। तो अमाउंट कितना आपका 1,99,500 माइनस 1,350। तो आपका जो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 1,98,150।
ठीक है। तो आपको भी घर पे क्या करना है, आपके कैलसी में ऐसे कैलकुलेट करना है। तो 1,99,500 माइनस 1,350 आपका अमाउंट कितना आ गया 1,98,150। इसका मतलब क्या, कंपनी ने पूरे साल में फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट कितना किया है 1,98,150 किया है। ठीक है। अभी क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट प्लस आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का कॉस्ट है मतलब 1,98,150 ये दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे लाइन मार देते हैं, ये दोनों का एडिशन करेंगे किसका 6,35,750 प्लस 1,98,150। तो आप भी मेरे साथ कैलसी में करना, क्या करोगे 6,35,750 प्लस 1,98,150। तो ये दोनों का एडिशन हो जाता है आपका 8,33,900। ठीक है। ये जो टोटल आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। जिसके सामने हम लोग लिखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे वर्क कॉस्ट। ठीक है। तो ये आ गया आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, ये कितना आपका 8,33,900। ठीक है। इसके बाद में फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट याद करो। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, ऐड करते थे। ऐड किसको करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्वेश्चन में आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अवेलेबल है कि नहीं। तो क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में यहाँ पे दो टाइप ऑफ स्टॉक अवेलेबल थे, एक था आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक और सेकंड था आपका WIP का स्टॉक। तो यहाँ पे देखना लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कौन सा था, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का स्टॉक था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपका रॉ मटेरियल और WIP का स्टॉक है। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स का स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो WIP का स्टॉक अवेलेबल है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे, ऐड किसको करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है। WIP का फुल फॉर्म क्या था, WIP का फुल फॉर्म था वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। तो इसका पूरा लिखा तो भी चलेगा या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा तो भी चलेगा और माइनस कर देते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, तो ये आपको ये क्वेश्चन समझेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझने वाला है। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट अच्छे से लर्न करना, उसके बाद में इसको सॉल्व करना। ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना अमाउंट है। तो क्वेश्चन में देखो सेकंड वाले लाइन में बोला गया था वर्क इन प्रोग्रेस एट द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब क्या, एट द बिगिनिंग ऑफ एन ईयर, और जो कितना आपका अमाउंट 1,21,700। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 1,21,700। ठीक है। और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो कितना अमाउंट है आपका, तो थर्ड लास्ट है 1,35,600। यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,35,600। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपकी कैलसी में क्या करना है, प्लस एंड माइनस करना है। तो आप कैलसी ले लोगे, स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन। तो क्या करना पड़ेगा, 8,33,900 प्लस 1,21,700 माइनस 1,35,600। ठीक है। तो प्लस एंड माइनस करने के बाद में आपका आंसर कितना मिल रहा है, 8,20,000। ठीक है। जो ये 8,20,000 जो अमाउंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। यहाँ पे अमाउंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। ठीक है। तो याद रखना WIP मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। ये ऑलवेज कहाँ पे यूज है, फैक्ट्री में। उसके लिए फॉर्मेट में भी क्या हुआ, यहाँ पे प्लस एंड माइनस कहाँ पे हो रहा है, फैक्ट्री में ही हो रहा है। ठीक है। और रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज होता है, आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम में। उसके लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक कहाँ पे आता है, आपके ऊपर, और ये WIP कहाँ पे आता है, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना मिलेगा आपको, 8,20,000। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट याद करो। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, तो नेक्स्ट आता था आपका सेकंड टाइप ऑफ ओवरहेड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड ओवरहेड्स मतलब क्या, ऑफिस में रिलेटेड या फिर कोई भी कंपनी को मैनेज करने के लिए जितने भी कॉस्ट लगते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं ऐसी कोई कॉस्ट कंपनी ने इंकर किया है क्या। तो देखो सेलिंग कॉस्ट के नीचे कॉस्ट आपका मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट मतलब क्या बोला था, कंपनी को मैनेज करने के लिए जो, ठीक है ना, हम लोग ने अभी तक क्या फाइंड आउट किया, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, जो अमाउंट कितना आ गया 8,20,000। तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट में। तो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट में नेक्स्ट क्या था आपका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है। तो यहाँ पे जगह कम है तो सेकंड पेज लिखता हूँ यहाँ पे, वापस से 3 कॉलम आ जाएगा आपके।
नेक्स्ट है क्या, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक कॉस्ट बोला गया है जिसको बोला गया है मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट मतलब क्या, कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं या फिर कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं, ये जो कंपनी चलाते हैं या फिर मैनेज करते हैं, तो उसको क्या पे करना पड़ता है, सैलरी पे करना पड़ता है। और ये जो कुछ भी सैलरी जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो ऑलवेज अगर अपना मैनेजमेंट कॉस्ट मतलब क्या आपका ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ये क्वेश्चन में देखो कितना कॉस्ट है ये, तो 1,10,000 यहाँ पे हम लोग ओवरहेड में रखेंगे 1,10,000। ठीक है, अभी क्या करना है, एडिशन करना है, किसका एडिशन करना है, तो यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट कितना था आपका 8,20,000 प्लस क्या करना है ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन कितना है 1,10,000। तो दोनों का एडिशन करने के बाद में आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा 9,30,000। ठीक है, ये जो कॉस्ट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या फिर उसको ही बोलते हैं मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट शीट में ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में चेक करना, क्वेश्चन में कहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में सिर्फ दो टाइप ऑफ स्टॉक थे, एक था रॉ मटेरियल का स्टॉक और सेकंड था आपका डब्ल्यूआईपी का स्टॉक। तो ये क्वेश्चन में आपका फिनिश्ड गुड्स का ना ही ओपनिंग स्टॉक दिया था ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिया था। तो यहाँ पे आप लोग ने ऐड एंड माइनस में कुछ अमाउंट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ। तो अभी देखो फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर में ऐड क्या करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कितना आपका 0 और माइनस क्या करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो भी कितना आपका 0। तो ये प्लस और माइनस करने के बाद में आंसर क्या होने वाला है, सिर्फ 9,30,000 होने वाला है। तो ये जो कॉस्ट है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या फिर इसको बोल सकते हैं सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर में अभी फिलहाल के लिए कट कर रहा हूँ या फिर मैन्युफैक्चर लिख के रखता हूँ क्योंकि आपके फॉर्मेट में मैन्युफैक्चरिंग ही लिखा है। यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और इसको और एक वर्ड है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोल्ड भी बोल सकते हैं। इसको सोल्ड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर है इसमें हम लोग ऐड एंड माइनस क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और माइनस क्या करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो क्वेश्चन में आपके क्या है 0, मतलब क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो 9,30,000 जो अमाउंट है ये क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर प्लस क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्या आता है फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के बाद में नेक्स्ट आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यहाँ पे हम देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चेक करते हैं सेलिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कोई कॉस्ट कंपनी ने इनकर किया है क्या। देखो फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे सेकंड कॉस्ट या आपका सेलिंग ऑन कॉस्ट। सेलिंग ऑन कॉस्ट मतलब क्या, कंपनी ने जो मार्केट में माल बेचा है तभी उससे क्या किया, कुछ तो सेलिंग कॉस्ट इनकर किया जो आपका पूरे साल में अमाउंट कितना आपका 70,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे 70,000 आ गया अमाउंट। और भी सेलिंग कॉस्ट है क्या, तो कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी कॉस्ट है हम लोग यहाँ पे लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके टोटल मानेंगे। तो 9,30,000 प्लस 70,000 कितना हो जाएगा आपका 10 लाख। तो ये जो 10 लाख रुपीस का आपका अमाउंट आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करते हो आप लोग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट। जो ये क्वेश्चन में आपका कितना आ गया, 10 लाख रुपीस का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट में नेक्स्ट क्या होता है आपका प्रॉफिट और सेल्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करके प्रॉफिट और बाद में हम लोग को क्या मिलता है, सेल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन में कहाँ पे भी प्रॉफिट या फिर सेल्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेल्स की फिगर नहीं है। सेल्स का देखो अमाउंट कितना आपका 12,50,000। तो सेल्स के सामने तो अमाउंट कितना लिखेंगे, 12,50,000। ठीक है, तो आपका पूरे साल में सेल्स कितना था, 12,50,000 रुपीस का क्या था, सेल्स था। अभी देखो क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट अवेलेबल है और क्या अवेलेबल है, आपका सेल्स अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, सेल्स में से अगर टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका सेल्स कितना था, 12,50,000। 12,50,000 में से अगर 10 लाख माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, 2,50,000। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी को पूरे साल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,50,000 रुपीस का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का माल बेचा कंपनी ने, 12,50,000 का माल बेचा और टोटल कॉस्ट कितना इनकर किया, 10 लाख रुपीस। तभी जाके कंपनी को प्रॉफिट कितना हो गया, 2,50,000 रुपीस का प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट कंप्लीट करो। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आप लोग का पार्ट खत्म हो गया। अभी हम लोग जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका खत्म हो गया, जो क्वेश्चन में फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट बनाने को मिला था ये हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। इस सेकंड पार्ट में देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, state the percentage to the manufacturing cost, to the management cost, to the selling on cost of the total cost of goods sold, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, the state the percentage, percentage of क्या बोला है, पहले एक एक पढ़ते हैं। the percentage of manufacturing cost क्या बोला है, percentage of manufacturing cost on the cost bear to the total cost of goods sold। तो क्या बोला है, total cost of goods sold, मतलब जो कंपनी का टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना था 10 लाख रुपीस। तो आउट ऑफ 10 लाख रुपीस कंपनी ने कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर किया पूरे साल में, तो इसका हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1 क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, तो परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट, ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको भी तो आगे और लिखता हूं, ऑफ क्या बोला है, गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को बोला है, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर इसको मैथमेटिक्स की इक्वेशन में लिखने जाए तो ये कैसे बनेगा, तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इनटू क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू क्या हो जाएगा 100। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या वैल्यू पुट करना है हम लोग को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो पूरे क्वेश्चन में देखो कहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका एक वर्ड है क्या, तो क्वेश्चन में देखना कहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉस्ट का वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखना एक वर्ड था, ये था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मतलब क्या, कंपनी को अगर एक प्रोडक्ट क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो पूरा प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉस्ट कितना है कंपनी का, 9,30,000। तो ये जो 9,30,000 रुपीज जो कॉस्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, और ये क्या बन जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ पे देखो अमाउंट कितना जाएगा आपका 9,30,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल है क्या, देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मुझे बताओ क्वेश्चन में आपको सिर्फ टोटल कॉस्ट बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला गया है, तो क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है, क्या बोला है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब ये टोटल कॉस्ट नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी यहाँ पे देखना टोटल कॉस्ट और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दोनों के आपके अलग अलग कॉस्ट है। अगर यहाँ पे 9,30,000 लिखो तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर 10 लाख लिखो तो ये क्या बन जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आपका 9,30,000, यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 9,30,000 ही आ गया, ठीक है। तो याद रखना गलती से भी 10 लाख मत लिखना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9,30,000 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो आप परसेंटेज फॉर्म में फाइंड आउट करने जाओगे तो ये कितना मिल जाएगा 100%। आपका फर्स्ट आंसर क्या मिल जाएगा 100%। तो फर्स्ट में क्या पूछा गया था, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इस सेकंड देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड बोला गया है द मैनेजमेंट कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे हम लोग ने क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का इक्वेशन लिया था, वैसे हम लोग को क्या करना है, मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब इक्वेशन लेना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये रफ कर रहा हूँ, तो आप क्या करना, आपकी बुक में लिख के लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं इसमें ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जगह क्या आ जाएगा आपका, मैनेजमेंट पढ़ा जाएगा।
आपका इक्वेशन है, ये क्या बोला गया है, क्या फाइंड आउट करना है, द परसेंटेज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके इक्वेशन में लिखने जाए कैसे बनेगा, मैनेजमेंट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो मैनेजमेंट कॉस्ट मतलब क्या आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन में देखना आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना था 1,10,000। यहाँ पे अमाउंट कितना जाएगा आपका 1,10,000। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया आपका 1,10,000। अब नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कितना अमाउंट था आपका 9,30,000। यहाँ पे अमाउंट कितना जाएगा आपका 9,30,000 इनटू क्या करोगे। ठीक है, तो इसका कैसे में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्या करना है कैलसी में आपको, तो कैलसी में करना है आपको 1,10,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 9,30,000। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 11.83। ठीक है, तो 11.83% क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी ने क्या किया, आउट ऑफ 9,30,000 1,10,000 जो अमाउंट इनकर किया इसके लिए फॉर द मैनेजमेंट कॉस्ट, इसका परसेंटेज कितना आपका 11.83%। ठीक है, यहाँ पे सेकंड का भी आंसर हो गया। अभी थर्ड देखते हैं क्वेश्चन में। तो थर्ड देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सेविंग कॉस्ट ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सेविंग कॉस्ट ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे वापस से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आप क्या करना, आपकी बुक में पहले तो लिख के लेना। तो यहाँ पे वापस से थर्ड वाला कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो सेम सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा आपका सेलिंग कॉस्ट। तो सेम फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो नंबर 3 क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, सेलिंग कॉस्ट डिवाइडेड पे क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू क्या करना है 100। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो आपका अमाउंट कितना था 70,000। यहाँ पे आपका अमाउंट कितना जाएगा 70,000 क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना आपका 70,000। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था आपका, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अमाउंट कितना आपका 9,30,000। यहाँ पे अमाउंट कितना जाएगा आपका 9,30,000। ठीक है, ये कैसे में कैलकुलेशन करते हैं। तो कैसे में कैसे कैलकुलेट करना है, तो 70,000 इनटू क्या करना है 100। ठीक है, तो 70,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 9,30,000। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 7.53। यहाँ पे आ जाएगा 7.53%। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला आंसर। तो ये 7.53% मतलब क्या, कंपनी ने आउट ऑफ 9,30,000 70,000 क्या किया, फॉर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉस्ट इनकर किया। और अगर परसेंटेज फॉर्म में बोले जाए तो कितना आ जाएगा 7.53%। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोग को जितना बोला गया था सब आप लोग ने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड आंसर दोनों भी खत्म हो गए। ठीक है, तो अगर आपको आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल के मुझे कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हो।